आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। नीट का पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पायरिडीन रेस्पेक्टिवली आर। तो ये पायरिडीन का फिगर बना हुआ है। इस फिगर को देख करके हमें बताना है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने लोन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन है, ये हमको बताना है। तो इस फिगर को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जितने सिंगल बॉन्ड हैं वो सब सिग्मा हैं। तो 1 2 3 4 5 5 तो ये हमारे हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड हो गए। और ये जो रिंग है, इस रिंग में जितने डबल बॉन्ड हैं उनमें एक सिग्मा है। तो 5 1 6 7 8 9 10 11 सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे। और ये जितने डबल बॉन्ड हैं इनमें एक एक पाई बॉन्ड है। तो 1 2 3 पाई बॉन्ड हो गए हमारे। और यहाँ पर देखिए लोन पेयर दिखाया गया है। तो 11 सिग्मा 3 पाई 1 लोन पेयर। फिर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 ये हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड हो गए। और इस रिंग में ये डबल बॉन्ड में ये सब जितने हैं वो सब सिग्मा बॉन्ड है, तीनों को छोड़ के। तो 5 1 6 7 8 9 10 11। तो 11 हमारे सिग्मा बॉन्ड हो गए। और इसको लिख करके समझा जाए तो और अच्छा समझ में आएगा। सिग्मा 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 सिग्मा, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिग्मा। ये पाई ये पाई ये पाई, 3 पाई। और ये देखिए ये लोन पेयर है। तो 11 सिग्मा 3 पाई 1 लोन पेयर। तो बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं। अब 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है व्हिच अमंगस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स स्पीसीज इज लीस्ट बेसिक, कम से कम क्षारीय है। लीस्ट बेसिक हमको बताना, मोर बेसिक नहीं, लीस्ट बेसिक। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बेसिक का मतलब क्या है और एसिडिक का मतलब क्या है, यानी क्षारीय और अम्लीय का मतलब क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिक उसे कहेंगे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, उसे हम जो है बेसिक कहेंगे। अब कह रहा है लीस्ट बेसिक, यानी सबसे कम इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, तो वही लीस्ट बेसिक होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर हम देखें तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 8 होता है। तो 2 कामा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 बॉन्ड बना लिए, तो 2 2 ये 2 पेयर बच जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर n तो 7 n 14 होता है, तो 2 कामा 5। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बना लिए, एक इसके साथ 3, तो 1 लोन पेयर होगा। इसके पास 2 जोड़ी लोन पेयर हैं, इसके पास 1 लोन पेयर है। अब रही बात देने वाली, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी वाले में भी पॉजिटिव चार्ज है और डी वाले में भी पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ही नहीं, इसने सारे लोन पेयर दे दिया। तो जब लोन पेयर है ही नहीं तो देगा कहाँ से। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको अगर हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन के पास होंगे लोन पेयर,
O8 16 होता है, तो 2, 6, तो 1, 1, 2, 4 बच जाएंगे। तो ये जो लोन पेयर हैं हमारे, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड। तो हमने बताया था कि जो हमारे रिजोनेंस होता है, अनुनाद होता है, तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, मतलब एक क्रम से ऐसे आएंगे तो उसमें रिजोनेंस होता है, रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये जो हमारे लोन पेयर हैं ये रिजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाएंगे, ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इस वजह से सबसे कम संभावना है कि ये लोन पेयर दे पाए। तो जब लोन पेयर नहीं दे पाएगा तो ये सबसे कम बेसिक होगा, तो बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजन है इस पर लोन पेयर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इस पर उस तरह नहीं बन पाएगा जैसे इसमें बन जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा देखिए इस तरह नहीं, इस तरह होगा कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक क्रम में आना चाहिए, मतलब एक एक के अंतर से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के ऊपर ये रिजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाएंगे, इस वजह से सबसे लीस्ट बेसिक होगा। तो कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीसीज इज लीस्ट बेसिक, तो बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करना है। तो हमने जियोमेट्रिकल में आपको बताया था ज्यामितीय समावय होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें होता था कि जैसे ये सी है और इस तरह से ए और बी जुड़े हों, इधर भी ए और बी हों, तो ये देखिए एक ही तरफ ए और बी हैं। अब दूसरे में क्या हो जाए कि ये ए हो ये बी हो और इधर ये बी और ये ए हो जाए, तो हैं तो दोनों एक ही तरफ ए बी, इसमें भी एक ही तरफ ए बी, लेकिन पोजीशन बदल गई। तो इसी प्रकार अंतराकाश यानी स्पेस में खाली जगह में केवल मॉलिक्यूल का या एटम का ओरिएंटेशन बदलता है, बस इतना अंतर हो जाता है। जैसे हम पूरब की तरफ मुँह करके खड़े हों और पश्चिम की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं, तो केवल दिशा का परिवर्तन हुआ लेकिन हैं हम उसी तरह, तो उसी को हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं, तो देखिए डी विकल्प हमारा करेक्ट है, 3,4 डाई एथाइल हेक्ज 3 इन, इसका फिगर बनेगा तो हमको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर 3,4 डाई एथिल, तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड से दोनों तरफ बराबर कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह अगर करेंगे तो यहाँ पर देखिए तीसरे और चौथे पर एक एथिल ये जुड़ा है, एक एथिल ये जुड़ा है, तो 3,4 डाई एथिल हेक्ज। अब 6 कार्बन की श्रृंखला है तो हेक्ज, और डबल बॉन्ड है तो इन। अब ये इस तरह जुड़ा हुआ है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह से। इसको इस तरह बना सकते हैं, इस तरह भी देखिए बना सकते हैं कि CH3 एक तरफ है, इधर H2 एक तरफ, या इसको उलट भी सकते हैं। तो चूंकि यहाँ बीच में डबल बॉन्ड है तो ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो यहाँ पर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगा। अब इसको थोड़ा NCERT में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आइसोमेरिज्म दिया है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 दिए गए हैं।
अब यहाँ पर देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल, इसके बारे में कुछ डिटेल नहीं दिया गया है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म केवल दिया गया है, यहाँ और कुछ दिया ही नहीं गया। इसका मतलब जो अब नई एनसीईआरटी है इसमें नहीं दिया गया है, तो अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन अब आगे से आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में अब नहीं दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर फॉर द रेट ऑफ अल्फा बीटा डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। तो देखिए अल्फा बीटा डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन की बात कर रहा है। अब इसमें देखते हैं एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं। वैसे नहीं दिया क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, इसमें जो रिएक्शन दी गई हैं, कह रहा है यू विल बी स्टडिंग दीज रिएक्शन इन यूनिट 9 एंड लेटर इन क्लास 12। तो कक्षा 12 में दी गई हैं, अभी नहीं दिए गए हैं। तो जितने भी हैं हम उनको देखते चल रहे हैं, अगर दिया गया होगा तो आगे यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, अगर होगा आगे तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। आप लोग इसको एनसीईआरटी में ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और फिर आंसर देंगे। तो यहाँ पर देखिए डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन को हटाना है हमको। तो जब हम हाइड्रोजन को हटाएंगे तो जब ये आई हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमारे जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी प्रकार ये आयोडीन हटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आयोडीन हटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक तरह से कार्ब धनायन यानी कार्बोकेटायन बन रहे हैं। अब इसे हमें बारीकी से समझना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है, लेकिन डबल बॉन्ड क्रम से नहीं है, तो यहाँ पर sp2 कैरेक्टर होगा, sp2 कैरेक्टर होगा। और sp2 कैरेक्टर -I प्रभाव दिखाता है। तो ये क्या करेगा, इस +I को कम करेगा यानी डिस्पर्स करेगा या कम करेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो अल्फा बीटा हाइड्रोजनेशन होगा उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब है आयोडीन के हटने की संभावना इसमें ज़्यादा % है, तो इसलिए पहला हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब देखिए यहाँ पर और दूसरे और तीसरे की अगर हम तुलना करें तो हमारे पास जो है, जो ये तीसरा है, तो इसमें देखिए 1 डिग्री कार्बन है। इसमें जो है ये आयोडीन हट जाएगा तो 2 डिग्री कार्बन बचेगा। तो 2 डिग्री कार्बन पे आयोडीन है, तो इसलिए आयोडीन हटने की संभावना ज़्यादा है। 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री की तुलना में, तो इसलिए थर्ड वाला फिर हमारा हो जाएगा। और इसमें 1 डिग्री है तो सेकंड वाला सबसे बाद में रहेगा। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, फर्स्ट वाले की, फिर थर्ड वाले की, फिर सेकंड वाले की। तो इस प्रकार से ये डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला, फिर थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला। इसको ऐसे समझना है कि जब इससे हम आयोडीन हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये sp2 कैरेक्टर है, ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगा। और इसमें जब हटाएंगे तो 2 डिग्री है, इसमें 1 डिग्री है, सबसे ज़्यादा ये, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यहाँ पर देखिए इधर ये निकाला है आयोडीन, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, इधर इसको निकाला है तो यहाँ डबल बॉन्ड है, इधर इसको निकाला है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड। यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, यानी 2 जगह sp2 कैरेक्टर है।
यहाँ पर एक जगह, और यहाँ पर क्या है कि CH3 इधर भी होगा, CH3 इधर भी होगा, 2 मेथिल ग्रुप होंगे, तो मेथिल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन देंगे, इसलिए जो स्टेबिलिटी है इसकी तुलना में ज़्यादा होगी, इसलिए पहले पहला हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर दूसरा। तो इस प्रकार से हम लोग इनको समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है। कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। कह रहा है पहला स्टेटमेंट क्या है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन द इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स। कह रहा है जब इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और इंडक्टिव प्रभाव दोनों एक साथ लगते हैं किसी कार्बनिक यौगिक में और दोनों की दिशा अपोजिट हो, तो इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पर। पहला विकल्प ये कह रहा है। सेकंड में कह रहा है स्टेटमेंट, विकल्प नहीं स्टेटमेंट। सेकंड में कह रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व इन ओजाइलिन। तो देखिए यहाँ पर हमने NCERT में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में। इसको देख लेते हैं। तो देखिए NCERT में ढूंढना थोड़ा कठिन है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है हमारा वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेंट होता है। तो ये उल्टा लिखा गया है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो पहला हमारा गलत हो गया। अब हमें सेकंड वाले को ध्यान देना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन ऑब्जर्व इन ओजाइलिन। ओजाइलिन का मतलब आर्थोजाइलिन। आर्थोमेटापैरा के बारे में हमने आपको NCERT में बताया था। तो देखिए आर्थोजाइलिन का अगर हम फिगर बनाएं तो बेंजीन रिंग होगी, इसमें आर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगे होंगे। तो अब चूंकि ये CH3 है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो जाहिर सी बात है कि हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग आर्थोजाइलिन में देख सकते हैं। तो पहला विकल्प हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन दूसरा सही है। तो B स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, तो दूसरा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। कह रहा है द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विद ऑर्गेनिक विद एटॉमिक नंबर 119 इज। तो 119 है जिसका एटॉमिक नंबर, उसका IUPAC नेम क्या है। तो देखिए अभी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ लिया गया है, तो ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं, परंतु फिर भी आ गया है। अब अगर ये IUPAC नेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं तो NCERT जब पढ़ेंगे तो मिलेंगे, और नहीं है तो फिर उसको हमें छोड़ देना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 119 नंबर जिसका एटॉमिक नंबर है उसका नाम होता है अनयूरेनियम। तो अभी फ़िलहाल हम इसका नाम ही याद करेंगे, बाकी चीज़ें जो है जब उस चैप्टर में होगा तो पढ़ेंगे, नहीं कोई बात नहीं। तो IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट 119 जिसका एटॉमिक नंबर है अनयूरेनियम। बस इसको नाम ही याद करिए। अब जब आएगा क्वेश्चन अगर NCERT में दिया होगा तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे। कह रहा है द जेल्डाल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कह रहा है जेल्डाल मेथड के द्वारा अगर हम एस्टिमेशन करें तो नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो कौन सा कंपाउंड है इनमें से जिसको जेल्डाल मेथड द्वारा एस्टिमेट किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए कि जो जेल्डाल मेथड है इससे हम नाइट्रोजन के मात्रा की गणना उन कंपाउंड में नहीं कर सकते हैं जो नाइट्रो कंपाउंड है या एजो कंपाउंड है या फिर
जो नाइट्रोजन है वो बेंजीन रिंग में है। तो जिल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो ग्रुप। तो अगर नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन है तो जिल्डाल मेथड से उसको हम नहीं निकाल सकते। या ये जो कंपाउंड दो हैं, या जो नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, या रिंग में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है जैसे पायरिडीन में, तो हम जिल्डाल मेथड द्वारा इनका परीक्षण नहीं कर सकते। तो दीज कंपाउंड डज नॉट चेंज द अमोनियम सल्फेट अंडर दीज कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप, एजो ग्रुप या नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट होती है बेंजीन में जैसे पायरिडीन में, तो नाइट्रोजन क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट में नहीं बदल पाती है। तो इस वजह से जिल्डाल मेथड से हम इसका परीक्षण नहीं कर सकते। जो नाइट्रोजन हो उससे अमोनियम सल्फेट में बदलना जरूरी है। तो देखिए केवल ये NH2 जो बाहर है रिंग के, तो इसी का हम जिल्डाल मेथड से परीक्षण कर सकते हैं। बाकी ये जो ऑप्शन है नाइट्रो ग्रुप या पायरिडीन या इस तरह बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन जुड़ी हैं, तो इन सब का परीक्षण हम लोग नहीं कर सकते। तो सी विकल्प ही हमारा केवल करेक्ट होगा। अब आगे आ जाता है 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो इसमें करेक्ट IUPAC नेम हमारा कौन सा है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखें अगर हम लोग, तो ये जो OH है हमारा, ये OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो जिधर से ये हमारा नज़दीक पड़ेगा उसी तरफ से हम लोग उसकी नंबरिंग शुरू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन इधर से गिनती करने में पहले पड़ जाएगी, इधर से दूसरे नंबर पर क्लोरीन पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि गिनती यहीं से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। तो सबसे बड़ी चेन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे जिसको पेरेंट चेन कहते हैं, और गिनती इधर से शुरू करेंगे क्योंकि ब्रोमीन पहले ही कार्बन पर जुड़ी हुई है। इधर से दूसरे कार्बन पड़ जाएगा क्लोरीन के लिए, और इधर से फंक्शनल ग्रुप भी नज़दीक पड़ता है OH। इधर से हमारा 1 2 3 चौथे नंबर पर पड़ रहा है, इधर से 1 2 तीसरे नंबर पर पड़ रहा है, तो इसलिए नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे। और जब नाम लिखेंगे तो ABCD में जो पहले नंबर में आएगा उसे पहले लिखेंगे। तो AB, A के बाद B आता है तो 1 ब्रोमो होगा, B के बाद C आता है तो 5वें पर क्लोरीन है तो 5 क्लोरो होगा। फिर चौथे पर यह मेथिल है क्योंकि यम आता है, यम के बाद O आता है तो 4 मेथिल, और 6 कार्बन की श्रृंखला है तो हेक्सेन, क्योंकि डबल बॉन्ड कहीं नहीं तो एन लगेगा, अगर होता तो इन लगता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लिखते, और फिर OH है फंक्शनल ग्रुप तो ऑल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे है तो 3 ऑल होगा। पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नंबरिंग इधर से की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन सा कार्बोकेटाइन है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो ये कार्बोकेटाइन है पहला वाला, तो ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो रिजोनेंस स्टेबलाइज है। ये भी रिजोनेंस स्टेबलाइज है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन एक तरफ से इसमें 2 डबल बॉन्ड है तो डबल रिजोनेंस प्रभाव, इसमें अकेला है, इन दोनों में कोई नहीं है, तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबल हो जाएगा। तो ए विकल्प हमारा पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो भी ज़्यादा स्टेबल होगा, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा बनेंगे तो और ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर 2 तरफ से रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, तो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसमें पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक ही है,
अब इसकी अगर हम इन दोनों की बात करें तो इनमें ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अल्फ़ा मान लो अल्फ़ा कार्बन होगा, तो 1 2 3 एक ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसकी बात करें तो ये हमारा अल्फ़ा कार्बन होगा और ये एक बगल वाला अल्फ़ा कार्बन होता है, तो 2 है, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ेंगे, तो 2 हाइड्रोजन ये हो गए अल्फ़ा हाइड्रोजन, और इधर हमारा 1 2 3 है, तो एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन की बैलेंसिंग पूरी करने के लिए 4 हमको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, एक अल्फ़ा हाइड्रोजन इसको, और यहाँ पर हमारा रिजोनेंस प्रभाव है, तो रिजोनेंस प्रभाव इससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए पहला वाला विकल्प ज़्यादा करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए दोनों बातें बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, कह रहा है डाईहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन इज। तो देखिए जो नई एनसीईआरटी है उसमें ये जो कन्फॉर्मर्स हैं ये नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ गया है तो इसको हम लोग समझ लेंगे। तो लीस्ट स्टेबल हमसे पूछ रहा है, तो डाईहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन इज, तो 0 डिग्री होगा। कैसे होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। वैसे आपकी कोर्स में है नहीं, नई एनसीईआरटी में तो पूछा नहीं जाएगा, अगर किसी अन्य चैप्टर में होगा तो उसको हम देख लेंगे। तो इथेन हैज़ 2 कन्फॉर्मर्स, एक इक्लिप्स होता है और स्टैगर्ड होता है। जो इक्लिप्स कन्फॉर्मर्स होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, वाइल स्टैगर्ड कन्फॉर्मर इज मोस्ट स्टेबल होता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इन इक्लिप्स कन्फॉर्मर द डाईहेड्रल एंगल इज 0 डिग्री। तो इक्लिप्स में क्या होता है कि जो डाईहेड्रल एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। तो इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कोई चीज़ है और उसमें एंगल 0 डिग्री है, दोनों एक ही तरफ है, एंगल 0 डिग्री है, तो पास पास रहेंगे, पास पास रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा की ज़्यादा संभावना है, इसलिए स्टेबिलिटी कम रहेगी। तो 0 डिग्री एंगल है इक्लिप्स में, इसलिए ये लीस्ट स्टेबल है। और जो स्टैगर्ड है इसमें दूर दूर रहेंगे, तो जब दूर दूर रहेंगे तो एंगल 180 डिग्री होगा, सबसे दूर रहेंगे, जब दूर रहेंगे तो लड़ाई झगड़े की कम संभावना है, इसलिए मोर स्टेबल होगा। तो स्टैगर्ड जो है मोर स्टेबल होता है। बस ऐसे थोड़ा बहुत समझ लीजिए, हो सकता है अगले किसी चैप्टर में हो, वैसे यहाँ नहीं है तो पूछा नहीं जाएगा। अब अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।